about Common High Court for the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Now we are going to talk about another few important things, and this is going to be the lecture 2 of the governance of J&K after reorganization of Jammu and Kashmir 2019. Okay, so we are going to talk about Geeta Mittal today. गीता मित्तल कौन थी? ठीक है, लेकिन गीता मित्तल जो थी, जस्टिस गीता मित्तल कहेंगे हम इन्हें, क्या कहेंगे? जस्टिस गीता मित्तल। और ऐसा क्यों? जस्टिस गीता मित्तल इसलिए कहेंगे क्योंकि शी बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट। हमने लास्ट लेक्चर में कॉमन हाई कोर्ट को पढ़ा था, उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। अब गीता मित्तल जो हैं वो हमारी फर्स्ट चीफ जस्टिस रही हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस रही हैं of the Common High Court of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, of Common High Court of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. ठीक है, she is widely known for designing the vulnerable witness courtroom. ये किसके लिए जानी जाती हैं? ये डिज़ाइन vulnerable witness courtroom को डिज़ाइन करने के लिए जानी जाती हैं। vulnerable witness कोर्ट रूम को डिज़ाइन करने के लिए जानी जाती हैं। वल्नरेबल विटनेस कोर्ट रूम एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, इन दिल्ली ट्रायल कोर्ट्स, इन दिल्ली ट्रायल कोर्ट्स which led to the first such courtroom in India being inaugurated on 16th September 2012। सोचिए कि पहला ऐसा कोर्ट था पूरे भारत में, ठीक है, ऐसा पहला कोर्ट रूम था पूरे इंडिया में जो कि इनॉग्रेट किया था सितंबर 16 2012। ठीक है, तो ये वल्नरेबल विटनेस कोर्ट रूम प्रोजेक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे साथ साथ इनके लिए गीता मित्तल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये पहली चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K की रही हैं, ठीक है, एंड ये पहली वुमेन थी फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पहली वुमेन फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू बी कन्फर्ड दी नारी शक्ति पुरस्कार। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन है। ठीक है, देखिए जस्टिस मित्तल को इनवाइट किया था उनको पोप फ्रांसिस टू द वेटिकन सिटी ने इनवाइट किया था ताकि वो एक स्पीच दे सकें, ठीक है, एट द समिट ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे उन्हें एक स्पीच देनी थी। सोचिए, उन्हें वेटिकन सिटी में बुलाया गया था, पोप फ्रांसिस ने उन्हें इनवाइट किया गया था, तो कितनी महान वो व्यक्ति हैं, ठीक है, और कितना ज़रूरी है हमें उनके बारे में जानना। ठीक है, तो वो सिर्फ पहली चीफ जस्टिस कॉमन हाई कोर्ट की हैं, सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि पहला ऐसा ट्रायल कोर्ट रूम जो बना है, वल्नरेबल विटनेस कोर्ट रूम प्रोजेक्ट पूरे भारत में, ठीक है, वो इनॉग्रेट हुआ था 16 सितंबर, इनॉग्रेट हुआ था 16 सितंबर 2012। ठीक है, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ या इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर वुमेन। और उनको पोप फ्रांसिस ने इनवाइट भी किया था ताकि वो एक स्पीच दे सकें। एक समिट हुआ था, ठीक है, समिट ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हुआ था, उस पर उन्हें इनवाइट किया गया था एक स्पीच देने के लिए। देन कम्स एडवोकेट जनरल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम एडवोकेट जनरल की बात करेंगे ऑफ यूटी J&K। ठीक है, देखिए ये याद रखिए, जो एडवोकेट जनरल होता है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूटी ऑफ J&K। ठीक है, और एडवोकेट जनरल ऑफ J&K को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो ही इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ठीक है, उनके टाइम पर वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। ओनली अ पर्सन जो हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई करता है, ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन में उतरता है तो उसे ही हम सिर्फ एडवोकेट जनरल की पोस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ओनली अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, देखिए ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल क्या रहती है, हमें पता होना चाहिए कि इनकी ड्यूटी क्या है। ये एडवाइस देते हैं, क्योंकि ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी को, क्योंकि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, तो इनका काम है एडवाइस करना टू द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अपॉन सच लीगल मैटर्स। कोई भी लीगल मैटर्स है उन पे एडवाइस करते हैं। ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ जो लीगल कैरेक्टर की हैं उन पे ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उनको चीज़ें दी जाती हैं करने के लिए, असाइन की जाती हैं, तो ये लीगल कैरेक्टर की चीज़ें और लीगल मैटर्स के मामले देखते हैं। ठीक है, और एडवोकेट जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस भी है। ठीक है, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स में राइट ऑफ ऑडियंस है इन द यूटी ऑफ JNK। और उन्हें रिसीव होती है रेम्यूनरेशन, उनको कैसे रिसीव होती है, बाय रेम्यूनरेशन आज द लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज़ गोइंग टू डिसाइड हाउ मच रेम्यूनरेशन द एडवोकेट जनरल इज़ गोइंग टू रिसीव। ठीक है, अब एक DC रैना करके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, DC रैना, देखो सीनियर एडवोकेट और लीगल ल्यूमिनरी DC रैना को अपॉइंट किया था, फर्स्ट एडवोकेट जनरल है। फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन है, हमारे DC रैना। और उनके अपॉइंटमेंट से पहले, ठीक है, ये 3 टाइम एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। यानी कि इनको अपॉइंट करने से पहले जो हमारी जो स्टेट JNK की थी उसमें भी ये एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, और ये 3 बार एडवोकेट जनरल को सर्व कर चुके हैं, 3 टाइम्स ही हैज सर्व्ड। ठीक है, सो DC रैना पहले एडवोकेट जनरल हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द PSC फॉर JNK and Ladakh also under UPSC. Okay, it is important क्योंकि हम JKPSC के एग्ज़ाम में बैठते हैं, हमें पता होना चाहिए JKPSC के बारे में। देखिए, जब आप JKPSC कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं है, वो CCE कहते हैं, JKPSC कहते हैं, कभी प्रीलिम्स कहते हैं, इन डेप्थ उन्हें नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। ठीक है, थोड़ा बहुत सुना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन किया, आधी इन्फॉर्मेशन के साथ वो खुद भी रहे, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, जो JKPSC है इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, दी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं JKPSC की फुल फॉर्म बता रही हूँ, दी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है, देखिए ये कंटिन्यू कर रही थी एक रिक्रूटिंग एजेंसी के तौर पर, जो भी हमारी गजेटेड सर्विसेज हैं, ठीक है, इन UT ऑफ JNK। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन एक कंटिन्यू कर रही थी रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह गजेटेड पोस्ट के लिए। ठीक है, गजेटेड जो भी पोस्ट हैं उनके लिए ये रिक्रूट कौन करता है, JKPSC करता है। ठीक है, और जो लद्दाख की UT है, इट वुड बी सर्व्ड बाय लद्दाख, जो UT ऑफ लद्दाख है, इट वुड बी सर्व्ड बाय UPSC। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट प्रोवाइड्स द पर्सन्स होल्डिंग ऑफिस इमीडिएटली बिफोर अपॉइंटेड डे। जो भी लोग अपॉइंटेड थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक है, ऑफिस को होल्ड कर रहे थे इस डेट से पहले, जो भी लोग
एज ए चेयरमैन के तौर पे जो भी होल्ड कर रहे थे, या बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स भी होते हैं ना, सो बाकी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑफ दिस पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे बी द चेयरमैन एज द केस में बी, ठीक है। तो चेयरमैन और जो अदर मेंबर्स थे जो 31 अक्टूबर से पहले जो भी अपॉइंटेड थे, वही बाद में भी सर्व कर रहे थे, ठीक है, एज अ चेयरमैन और जो बाकी मेंबर्स हैं, ठीक है। अब जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं ऑफ यूटी ऑफ JNK, सो इट कंप्राइजेज ऑफ अ चेयरमैन, एक चेयरमैन रहता है, क्या इट कंप्राइजेज ऑफ चेयरमैन और 8 मेंबर्स, ठीक है, 8 मेंबर्स और इसमें चेयरमैन रहता है। सो इट हैज़ बीन मैंडेटेड कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है इन गजेटेड सर्विसेज के लिए, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब्स मानी जाती हैं, KAS हो गया, एंड दीज आर द गजेटेड पोस्ट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जुडिशल सर्विसेज, एंड अभी जम्मू एंड कश्मीर जुडिशल सर्विसेज के रिजल्ट भी देखने को मिले, ठीक है। अभी KAS का इंटरव्यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो KAS JNK जुडिशल सर्विसेज, प्रोफेसर्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रहते हैं, ये सारा PSC के अंडर आ रहा है, ठीक है। प्रोफेसर्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस सर्विसेज हैं, ठीक है। नाउ देन कम्स आर BR शर्मा के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। BR शर्मा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये रिसेंटली अपॉइंट हुए थे चेयरमैन ऑफ JNK पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, JKPSC लिख लीजिए इसे, ओके। तो ये 1984 के बैच के IAS रिटायर्ड ऑफिसर थे जम्मू एंड कश्मीर काडर के। तो इन्होंने ना चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम किया, BR शर्मा ने चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है, ठीक है। जो हमारी पुरानी स्टेट थी JNK की, वहाँ पर उन्होंने काम किया है इससे पहले भी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के तौर पे। तो ये चेयरमैन ऑफ JKPSC ने बनाया गया था, ठीक है। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK को अब हम देखते हैं कि उन्होंने एक नई लैंग्वेज अडॉप्ट की है उसके बारे में। सो UT ऑफ JNK टू अडॉप्ट न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज, कह रहे हैं कि नई ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर रही है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। See, the Jammu and Kashmir Reorganization Act empowers the Legislative Assembly of the UT of JNK कि एक न्यू लैंग्वेज को डिसाइड किया जाए ऑन अडॉप्टिंग इट, उसके बारे में, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पावर है, किसके पास? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो एक से ज़्यादा या कुछ लैंग्वेजेस को UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए अडॉप्ट कर सकता है, या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट कर सकता है। कोई भी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस या फिर हिंदी को वो अडॉप्ट कर सकता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है, ठीक है। सो जो बिजनेस था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द UT ऑफ JNK, इट शैल बी ट्रांसलेटेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज और द लैंग्वेजेस UT और इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो वो UT के आप या तो हिंदी में रखूँ या फिर इंग्लिश में रखूँ। हाउएवर द एक्ट मेक्स इट क्लियर कि जो टेक्स्ट, जितने भी बिल्स के टेक्स्ट हैं, बिल्स के जितने भी टेक्स्ट हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, या जितने भी बाई लॉज हैं, ठीक है, they would be issued under any law made by the legislative assembly shall be in English। ये सब इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। किसी भी लॉ के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उन्हें इशू कर रहे हो, तो बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली दे शैल बी इन इंग्लिश में होने चाहिए कोई बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डर्स, रूल्स या बाई लॉज। अब मेजर हम लैंग्वेजेस देख लेते हैं। UT की मेजर लैंग्वेजेस क्या हैं? देखो, कुछ रिकग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू यहाँ पे काफ़ी बोली जाती है, दर्दी, ठीक है, पहाड़ी, पंजाबी, ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं। ये जो दर्दी है ना, ये गुरेज में बोली जाती है, गुरेज में दर्दी बोली जाती है, ठीक है। और पंजाबी जो यहाँ के सिख हैं, JNK के सिख हैं, वो पंजाबी भी बोल लेते हैं, ठीक है। अगर हम पहाड़ी और गोजरी देखें, ठीक है, पहाड़ी, गोजरी
Pahari and Gojari, they are the languages of Gujars and Bakarwals. Gujars and Bakarwals की ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है. अगर हम किश्तवाड़ी, पश्तो या पोगली, बदरवाई को देख लें, ये कुछ पॉपुलर डायलेक्ट्स बोले जाते हैं यूनियन टेरिटरी के कहीं भी हिस्से में, ठीक है. छोटे छोटे हिस्सों में ये बोले जाते हैं, किश्तवाड़ी, बदरवाही, पश्तो, पोगली, ठीक है. अब आ जाते हैं एलोकेशन किस तरीके से हुआ था, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स की एलोकेशन किस तरीके की हुई है. लेट अस सी. For better experience, for better learning experience, you can keep the video at 1.5x or 1.2x, okay. And if you don't understand few things, you can comment below and ask me anything related to whatever your concerns are. Now allocation of center state service officers देख लेते हैं. देखो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो डिसाइड करेंगे प्रोविजनल एलोकेशन कहाँ किया जाएगा, IAS का, IPS का या IFS का, ठीक है. IAS इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इज इंडियन पुलिस सर्विस एंड IFS इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है. सो इन ऑफिसर्स का कहाँ पे प्रोविजनल एलोकेशन किया जाएगा, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है. सो बिटवीन द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके फाइनल एलोकेशन सेंटर करती है, बट इट इज़ द गवर्नर हु इज़ गोइंग टू डिसाइड ऑन दिस फैक्टर. सो फाइनल एलोकेशन विल बी डन बाय द सेंटर. फाइनल एलोकेशन हमारी इज डन बाय सेंटर. तो पहली जो हमारी फाइनल एलोकेशन है वो सेंटर करेगी, लेकिन पूरा गो थ्रू एंड डिसाइड फैक्ट जो रहेगा वो हमारा गवर्नर करेगा, ठीक है. Jammu and Kashmir Reorganization Acts provide that final allocation of officers of these services to the UTs shall be such as the central government specify on recommendations. और जैसा भी सेंटर ही, देखो एंड में तो इवेंचुअली क्या है कि फाइनल एलोकेशन सेंटर नहीं करना है, तो ये ऑन दिस रिकमेंडेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही उस रिकमेंडेशन पे स्पेसिफाई करेगी, ठीक है. लेकिन जो IAS हैं, IPS हैं, IFS ऑफिसर्स हैं, दे वुड बी पोस्टेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, शैल बी बॉर्न ऑन, इस एगमुथ कैडर में वो बॉर्न होने चाहिए, ठीक है. एगमुथ इज अरुणाचल, इट्स एगमुथ, ओके. इस एगमुथ को क्या है, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी, UTs, यूनियन टेरिटरी, इन UTs में दे शैल बी बॉर्न. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट वो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कैरी आउट करने की कोशिश करेंगे रूल्स में, ठीक है. एंड वो फैसिलिटेट करेंगे एलोकेशन टू द ऑफिसर्स टू द UT, ठीक है. UT में किस तरीके की उनकी एलोकेशन रहेगी उसको सेंटर अपनी तरीके से खुद मॉडिफाई करेगा. उसके बाद रहते हैं UT टू गेट सेंट्रल फंडिंग. UT टू गेट सेंट्रल फंडिंग on population and other parameters. UT को सेंट्रल फंडिंग दी जाएगी पॉपुलेशन और बाकी पैरामीटर्स पे. देखिए, ये जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, assets, liabilities, जो भी हमारी पुरानी स्टेट रही है, फॉर्मर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज, तो जो भी हमारा रेवेन्यू, एसेट और जो भी लाइबिलिटीज़ रहेंगी उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया. एक क्लॉज है 83 करके, क्लॉज 83 ऑफ द लॉ, क्लॉज 83 ऑफ द लॉ, वो ना डील करता है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज से, डील विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है. सो इट प्रोवाइड्स कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसे डिटरमाइन करना है कि शेयर ऑफ द अवार्ड बाय शुड बी मेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन. जो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो 14th फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे होना चाहिए, एंड इट शुड बी बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज. लेकिन आप जो ये 14th फाइनेंस कमीशन के तौर पे कर रहे हो, जो उन्हें उनका शेयर दे रहे हो, ठीक है,
वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो एंड अदर पैरामीटर्स, ठीक है, जो उनको उनका शेयर मिल रहा है, ठीक है, ऑफ द अवार्ड, वो 14th फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे होना चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो एंड अदर पैरामीटर्स। जो नया लॉ है, इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ग्रांट्स टू लद्दाख। ये जो नया लॉ है ये अप्रोप्रिएट ग्रांट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, किसे, लद्दाख को, कि वहाँ की रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है रीजन में, उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट ग्रांट्स भी प्रोवाइड किए गए। तो ये जो नया अरेंजमेंट था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़, इन सब चीज़ों से डील कर रहा था। ये जो नया हमारा अरेंजमेंट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हो रही है, तो एक सेपरेट कमेटी बिठाई गई थी और ये कॉन्स्टिट्यूट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स का रहेगा और लाइबिलिटीज़ वगैरह का रहेगा। तो एक फ्रेमवर्क जो था बाजुकात उसे निकाला गया ताकि अप्रोप्रिएशन हो सके एसेट्स का, राइट्स का एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी थी, एक एडवाइजरी कमेटी है, ये डील करती है इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन, सप्लाई वगैरह को ये देखती है, सप्लाई ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, सप्लाई ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, और जो भी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के मैटर्स हैं या कोई भी एलिड इश्यूज़ हैं तो उनको एडवाइजरी कमेटी देखती है, उनसे डील करती है, ठीक है, इन सब चीज़ों से, चाहे वो वाटर का सप्लाई के रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक इशू, इलेक्ट्रिक पावर का कोई सप्लाई का बात है, इन जनरेट करने की बात है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, ठीक है, या कोई भी मैटर्स जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के रिलेटेड हैं, वो सब हमारी एडवाइजरी कमेटी देखती है। नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक विच इज़ लीगल फ्रेमवर्क में क्या क्या हमें देखने को मिला टू गवर्न यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। देखिए, कुछ नंबर ऑफ लॉज को बनाया गया था और कुछ जो हमारे पुराने लॉज थे उनको वैसे ही कैरी आउट किया गया, ठीक है, कईयों को रिपील किया गया, कुछ जो थे वो फोर्स में ही रहे और कईयों को रिपील कर दिया गया। और ये जो यूटी है ना, अब ये बहुत सारे सेंट्रल लॉज के अंडर है, ठीक है, यूटी के जितने भी अब लॉज हैं, जो भी यूटी का जितना भी कुछ है वो सेंट्रल लॉज के अंडर है। 173 जो थे ना स्टेट लॉज, उनको फोर्स में ही रखा गया, ठीक है, उन्हें फोर्स में रखा गया, और कुछ 7 लॉ 166 लॉज इसमें से जो थे वो अप्लाई किए गए थे, और जो बाकी 7 लॉज थे जैसे लैंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनको अप्लाई किया गया बट अमेंडमेंट्स के साथ। तो 170 स्टेट लॉज, 173 जो स्टेट लॉज थे, दे वर एक्चुअली इन फोर्स, दे रिमेन इन फोर्स, ठीक है। और इसमें 164 लॉज जो हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 11 लॉज को रिपील किया गया था। 11 लॉज कहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 164 स्टेट लॉज थे, ठीक है, 164 स्टेट लॉज और 11 लॉज, इनको गवर्नर रूल के टाइम पे रिपील कर दिया गया था ऑल टुगेदर, ठीक है। 164 लॉज एंड 11 लॉज, ये स्टेट लॉज थे और ये 11 लॉज थे, इनको ऑल टुगेदर दे वर रिपील्ड। और 106 सेंट्रल लॉज थे जिन्हें एप्लीकेबल कराया गया, 106 सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल कराया गया, जैसे इंडियन पीनल कोड, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सारे ये सेंट्रल लॉज थे। तो ये 106 सेंट्रल लॉज को अप्लाई कराया गया, एप्लीकेबल कराया गया। 164 स्टेट लॉज, 11 लॉज दे वर रिपील्ड, 173 लॉज रिमेन इन फोर्स, ठीक है। So this is regarding the change in this legal framework to govern the union territories. So that's all for today. We have completed the reorganization of J&K like in a fully intact way, and I have tried my level best to cover each and everything in detail. And in the next lectures, we will try to cover another important things in perspective of J&K and so on. Like there are different things also that we have to cover.
फॉर एग्ज़ाम्पल JKPSC का हम सिलेबस को पूरी ट्राई करेंगे कि हम मेजर चीज़ों को कवर करें, ठीक है। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री हो गई, हमारी ज्योग्राफी हो गई। JKPSC एंड UPSC का जो सिलेबस है इट्स सेम, ठीक है, ये लगभग सेम है। तो हमारा टारगेट इनके ऊपर भी रहेगा और हमारे जो JK SSB एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर भी होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द क्लास।